नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में चलने वाला बुक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, जो कि आरबीएससी में कक्षा 10 में चलती है। और उसका हम पढ़ रहे हैं 10वां चैप्टर, जिसका एक टॉपिक हमने पढ़ लिया है। यानी कि इसमें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। जिसकी फर्स्ट वीडियो जो थी उसमें हमने कौन कौन से जिलों के पर्यटन स्थल पढ़ लिए उनके बारे में मैं आपको बता दूँ। देखिए, अजमेर का पढ़ लिया है हमने, उसके बाद अलवर का पर्यटन स्थल पढ़ लिया, बांसवाड़ा का पढ़ लिया, बारां का पढ़ लिया, बाड़मेर का पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे भरतपुर और अन्य भी जिलों का पर्यटन स्थल हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें। और स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये रीट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, तीनों वैकेंसी के लिए, या जो भी राजस्थान में जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और कक्षा 10 की बुक से लिया है, तो ये बुक का एक 11th चैप्टर और बच रहा है। ये पूरी होने के बाद हम रीट लेवल 1 के पर्यावरण को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भरतपुर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे घना पक्षी विहार केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, जिसको घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भरतपुर में स्थित है। घने वृक्ष, तालाब तथा शोरगुल से दूर यह स्थान पक्षियों के लिए स्वर्ग समान है। 1971 में इसे संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य और 1985 में इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को पक्षी अभ्यारण्य कब घोषित किया गया? तो 1971 को, और 1985 को इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। यहाँ हजारों की संख्याओं में विदेशी दुर्लभ पक्षी हर वर्ष सर्दियों में आते हैं और अपने घोंसले बनाते हैं, प्रजनन करते हैं और गर्मी की शुरुआत होते होते वापस अपने देश में चले जाते हैं। लगभग 230 प्रजातियों के पक्षी यहाँ देखने को मिलते हैं, देखी जा सकते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य भरतपुर के दक्षिण पूर्व में एक छोटे जलाशय के रूप में घना पक्षी विहार निर्मित किया गया था। आज इसे विश्व के सबसे ज़्यादा शानदार व आकर्षक पक्षी विहार होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ पे कौन कौन से विदेशी पक्षी आते हैं उनके नाम हैं। इसमें भारतीय सारस क्रेन, साइबेरियन क्रेन, जल मुर्गी, चीनी मुर्गी, हेरन, पेटेंट स्टार्क, कॉर्मेरेंट, नोब बिल्डक, व्हाइट स्पूनबिल, सैंड पाइपर आदि विभिन्न प्रजातियों के पक्षी जो है आते हैं और विचरण करते हैं। भरतपुर में ही लोहागढ़ का किला है। नाम से ही प्रभावित करने वाला यह किला कई ब्रिटिश हमलों का सामना कर चुका है और अंततः ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ऑर्थर वेल्सले ने इस पर कब्जा कर लिया था। इसके मजबूत गेट अष्टधातु व लकड़ी के बने हैं तथा दुश्मन से बचने के लिए इसके चारों ओर गहरी खाई है, जिसमें हमेशा पानी भरा भर दिया जाता था दुर्ग की सुरक्षा के लिए। किले के अंदर सुंदर स्मारकों में कोठी खास, महल खास, मोती महल, किशोरी महल है। राजा सूरजमल ने मुगलों और अंग्रेजों पर विजय प्राप्ति पश्चात जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज बनवाई थी। तो लोहागढ़ के किले में जो जवाहर बुर्ज है और फतेह बुर्ज है ये किसने बनवाई थी? तो ये राजा सूरजमल ने बनवाई थी। इसके बाद भरतपुर में है बंद बारेट। यह भरतपुर के शासकों का पुराना वन्य अभ्यारण्य है, जहाँ शिकार खेलने के लिए केवल शाही परिवार ही आते थे। अभी ये वन विभाग के अधीन है। महाराजा जसवंत सिंह ने 1866 ईस्वी में यहाँ बांध का निर्माण करवाया था। तो जो बंद बारेट है ये भी एक क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि अभी फिलहाल वन विभाग के संरक्षण में है। और पहले इस वन के अंदर शिकार खेलने के लिए केवल राजा महाराजा और उनके परिवार के लोग आया करते थे, शाही परिवार के लोग आया करते थे। महाराजा जसवंत सिंह ने 1866 में यहाँ पर एक बांध का निर्माण प्रारंभ करवाया था और 1897 में महाराजा राम सिंह ने उसे पूरा करवाया था। 66 में जसवंत सिंह ने शुरू करवाया और ख़त्म किसने करवाया, पूरा किसने करवाया? राम सिंह ने 1997 में।
1897 सॉरी। इस बांध के निकट शाही महल महाराजा किशन सिंह ने बनवाया था, जो कि अब भरतपुर शाही परिवार की निजी संपत्ति है। शाही महल का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा किशन सिंह ने। बंद बारठ में चौपाए जानवरों के अलावा लगभग 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी विचरण करते हैं। उसके बाद में बात आती है गंगा मंदिर की। भरतपुर का लोकप्रिय मंदिर राजपूत, मुगल तथा द्रविड़ स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण है। यह महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 ईस्वी में बनना शुरू हुआ था, जिसका निर्माण 90 वर्षों तक चला। देखिए, जो गंगा मंदिर है इसका निर्माण शुरू कब हुआ था? 1845 में। किसने किया था? बलवंत सिंह ने। और 90 वर्षों तक इसका जो है निर्माण कार्य चला। उनके उत्तराधिकारी राजा ब्रजेंद्र सिंह ने इस मंदिर में देवी गंगा नदी की मूर्ति की स्थापना की थी। गंगा नदी की मूर्ति की स्थापना की गई थी इसके अंदर, जो कि किसने करी थी? ब्रजेंद्र सिंह ने, जो कि बलवंत सिंह के उत्तराधिकारी थे। ऐसी मान्यता है कि इसके निर्माण के लिए राजा के सभी कर्मचारी और समृद्ध लोगों ने 1 माह का वेतन दान किया था। यहाँ मुख्य आकर्षण भगवान कृष्ण, लक्ष्मी नारायण तथा शिव पार्वती की मूर्तियां हैं। गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा के अवसर पर यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो यहाँ के मुख्य आकर्षण की बात, जो मान्यता है वो ये थी कि यहाँ पर जितने भी राज्य के कर्मचारी थे सभी ने अपने 1 महीने का वेतन दान किया था। इसके बाद बात आती है भरतपुर के बाद भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है और राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है भीलवाड़ा को। तो भीलवाड़ा में कौन कौन से जो हैं पर्यटन स्थल हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले है मेनाल जलप्रपात। मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा से 80 किलोमीटर दूर कोटा रोड पर नेशनल हाईवे 27 पर मेनाल अपने अलौकिक नैसर्गिक वैभव के कारण हजारों की संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो ये भीलवाड़ा से 80 किलोमीटर दूर है और नेशनल हाईवे पर है, 27 नंबर नेशनल हाईवे पर मेनाल। चारों तरफ जंगल से घिरा मेनाल का झरना दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले और विदेशी पर्यटकों का भी आकर्षण का केंद्र है। चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है ये झरना। 150 फीट गहरी खाई में गिरने वाली इसकी जलधारा बड़ी जोर की आवाज़ करती है और देखने वालों की नज़रें वहाँ से नहीं हटती। मेनाल में शिव जी का सुंदर वैभवशाली मंदिर भी है। तो यहाँ पे एक झरना है मेनाल में, उसकी बात यहाँ पे की गई है। इसके बाद मांडलगढ़ भीलवाड़ा। तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा जो है ये भीलवाड़ा से, मांडलगढ़ जो है ये भीलवाड़ा से 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका ऐतिहासिक महत्व क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मध्यकाल के दौरान कई युद्धों का ये साक्षी रहा। प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध के दौरान मुगल सम्राट अकबर ने इस स्थान पर डेरा जमाया था। मांडलगढ़ में लगभग आधा मील लंबा किला पहाड़ी की शिखर पर प्राचीरों और खाई की सुरक्षा के लिए अड़िग है। माना जाता है कि किला बालनोत राजपूतों के एक प्रमुख द्वारा निर्मित किया गया था। किले में 2 मंदिर हैं, जिसमें एक भगवान शिव को समर्पित है और दूसरा कृष्ण जी को समर्पित है। तो यहाँ पे बात हो रही थी मांडलगढ़ की। इसी मांडलगढ़ में हल्दी घाटी के समय अकबर जो था उसने यहाँ इस स्थान पर, मांडलगढ़ स्थान पर डेरा डाला था। नेक्स्ट बात करेंगे शाहपुरा भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा से 55 किलोमीटर दूर शाहपुरा कस्बा 55 किलोमीटर दूर स्थित है ये भीलवाड़ा से। यह 4 दरवाजे वाली दीवार से घिरा राम स्नेही संप्रदाय के अनुयायियों के लिए 1804 में स्थापित तीर्थ स्थान है। पूरे वर्ष देश भर से तीर्थयात्री इस मंदिर में यात्रा करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन से राम स्नेही संप्रदाय के लिए जो जगह है वो है भीलवाड़ा शाहपुरा, प्रसिद्ध है। 1804 में से स्थापित तीर्थ स्थान है।
यह 5 दिन के लिए फूलडोल मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि एक वार्षिक मेला है और फाल्गुन शुक्ल पक्ष में आयोजित किया जाता है, मार्च अप्रैल के आसपास। यानी कि अभी आने वाले कुछ समय में ये आयोजित किया जाएगा। यह किया जा रहा होगा अभी। शाहपुरा के उत्तरी भाग में एक विशाल महल परिसर है जो छज्जे, मीनारों और छतरियों द्वारा सुशोभित है। देखिए फूलडोल मेला कहाँ का है, तो ये है शाहपुरा का, जो कि लगभग 5 दिन तक चलता है और फाल्गुन मास में भरता है। इसके ऊपरी भाग यहाँ पर क्या बताया कि एक बड़ा विशाल महल परिसर है जो कि छज्जे, मीनार और छतरियों द्वारा सुशोभित है। इसके ऊपरी भाग में रमणीय झील और शहर के सुंदर दृश्य को देखा जा ऊपरी भाग से झील और शहर के दृश्य को देखा जा सकता है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह व प्रताप सिंह बारट शाहपुरा के ही रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारट, ये तीनों ही शाहपुरा के रहने वाले थे। त्रिमूर्ति स्मारक बारट जी की हवेली, जो अब राज्य के संग्रहालय में परिवर्तित कर दी गई है, और पिवनिया तालाब यहाँ के अन्य महत्वपूर्ण आकर्षण हैं। शाहपुरा पारंपरिक फड़ चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। त्रिपुरा स्मारक, बारट जी की हवेली, ये सभी कहाँ पे है? शाहपुरा में ही है। और शाहपुरा जो है वो फड़ चित्रकला के लिए जाना जाता है, पारंपरिक फड़ चित्रकला के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे बूंदी। ये कुंड और बावड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। बूंदी राजपूत शैली में 1345 ईस्वी में निर्मित यह किला, तारागढ़ फोर्ट की बात कर रहे हैं हम। देखिए तारागढ़ जो है वो दो किलों का नाम है। एक अजमेर में है तारागढ़ और दूसरा यहाँ पे है बूंदी में तारागढ़। तो हम यहाँ पे बूंदी वाले तारागढ़ किले की बात कर रहे हैं, तारागढ़ फोर्ट की बात कर रहे हैं। राजपूत शैली में 1345 ईस्वी में निर्मित यह किला बूंदी की सबसे आकर्षक जगह है। यह किला और महल ऊंची पहाड़ी पर बने हैं। तथा दुर्भाग्यवश जंगली झाड़ियों के बीच जीर्ण शीर्ण अवस्था में, अभी फिलहाल ये जंगल के बीच अवस्थित है। इसकी सुंदरता का अनुमान इसके देवालय, स्तंभ, शीर्ष मंडपों वाली छतरियों, वक्राकार छत, हाथी व कमल के रूप में सजी इसकी सुंदरता से लगाया जा सकता है। 84 खंभों की छतरी बूंदी के महाराजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा अपनी प्रिय सेवादार की स्मृति में बनवाई गई छतरी 84 खंभों पर टिकी है। यह एक प्रभावशाली व सुंदर संरचना है जिसे पर्यटक इसकी कलात्मक नक्काशी, जिसमें कि हिरण, हाथी, अप्सराओं के चित्र बने हुए हैं, के कारण बहुत पसंद करते हैं इसको। 84 खंभों की छतरी की बात हो रही है यहाँ पे। 84 खंभों की जो छतरी है वो किसने बनवाई थी? महाराजा अनिरुद्ध सिंह ने बनवाई थी। और इसकी काफ़ी सुंदर रचना है और इसमें जो कलात्मक नक्काशी है उसमें हिरण, हाथी और अप्सराओं के चित्रांकन है, इसलिए बहुत पसंद की जाती है। इसके बाद बात आता है बूंदी का चित्र महल। बूंदी का चित्र महल किसी ज़माने में बहुत शानदार बगीचे से भरपूर महल था, जिसमें विभिन्न कलात्मक फव्वारे लगे हुए थे तथा बहुत से तालाब थे, जिनमें विविध प्रजातियों की तथा अनोखी और विदेशी मछलियाँ हुआ करती थी। इस महल का नाम इसलिए चित्र महल रखा गया क्योंकि इसकी सभी दीवारों और छतों पर बेहद सुंदर आकर्षक पेंटिंग्स से सजाया गया है। देखिए बात हो रही है यहाँ पे चित्र महल बूंदी की। तो जो बूंदी का चित्र महल है ये एक बगीचा हुआ करता था जिसमें काफ़ी सारे फंवारे लगे हुए थे, तालाब भी थे यहाँ पे और बहुत सारी मछलियाँ इन तालाब में रहती थी। और इनके दीवारों पर, छत पर काफ़ी आकर्षक और सुंदर पेंटिंग बनाई हुई है, इसीलिए इसका नाम चित्र महल रख दिया गया। पुराने ज़माने में 18वीं शताब्दी के दौरान बूंदी शहर मिनिएचर पेंटिंग्स बनाने वाले कलाकारों का गढ़ था। यहाँ के राजा मिनिएचर पेंटिंग को बहुत बढ़ावा देते थे। देवी देवताओं, युद्ध के दृश्यों, हाथियों और राधा कृष्ण के विभिन्न क्रियाकलापों के चित्र केवल इसी क्षेत्र की कला में ही देखने को मिलते हैं।
देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो मिनिएचर पेंटिंग जो थी वो मिनिएचर पेंटिंग करने वाले जो कलाकार थे वो यहीं पर ही रहते थे, और बहुत सारे चित्र जिसमें देवी देवताओं के, युद्ध के, हाथी के आदि चित्र जो हैं, राधा कृष्ण के, ये सब चित्र इसमें देखने को मिलते हैं। चित्र महल में एक और चित्रशाला भी है, जिसे उमेद सिंह जी के आदेशों पर बनवाया गया था। यह चित्रशाला चूंकि महल के एकदम अंदरूनी हिस्से में, इसलिए यहाँ बनी पेंटिंग्स को सूर्य की रोशनी और मौसम की नमी से अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुँचा है, और कलाकारों द्वारा पेंटिंग्स को दी गई चमक और रंग अपने मूल रूप में मौजूद हैं अभी भी, जो कि अंदर महल के अंदर स्थित जो चित्रशाला है उसके अंदर। उसके बाद बात आती है रानी जी की बावड़ी। तो देखिए, क्वीन स्टेपवेल रानी जी की बावड़ी सन 1699 में बूंदी के शासक राजा राव अनिरुद्ध सिंह जी की छोटी रानी नाथावती जी द्वारा बनाई गई। रानी जी की बावड़ी क्वीन स्टेपवेल किसके द्वारा बनाई गई थी? अनिरुद्ध सिंह जी की छोटी रानी नाथावती जी के द्वारा बनाई गई थी। इस बावड़ी का मुख्य द्वार आमंत्रण देता प्रतीत होता है। बहुमंजिली बावड़ी के तोरण द्वार पर गजराज के उत्कृष्ट नकाशीदार अंकन है, जिसमें उसकी सूंड को अंदर की ओर मोड़ा गया है, जिसमें ऐसा आभास होता है कि मानो हाथी बावड़ी से पानी पी रहा है। तो यहाँ तो हमने बात करी रानी जी की बावड़ी की, और इसी के साथ हम बूंदी जो जिला है उसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब हम चित्तौड़गढ़। सबसे पहले बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के किले की। काफ़ी दूर तक फैला हुआ चित्तौड़गढ़ का किला है, और काफ़ी जो है विश्व धरोहरों में मतलब ये जो पर्यटक स्थल है इसमें काफ़ी महत्व रखता है ये। चित्तौड़ के किले की बात करेंगे सबसे पहले। सिसोदिया राजपूत यह गढ़ गंभीरी और बेरड़च नदी के तट पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो गंभीरी और बेड़च नदियों के तट पर स्थित है। इस किले के निर्माण की ऐतिहासिक तिथि पर मतभेद है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका निर्माण पौराणिक युग में महाभारत महाकाव्य के एक पांडव नायक भीम द्वारा प्रारंभ किया गया था। किले में बहुत से भव्य स्मारक हैं, जिसमें से कुछ समय की मार झेलकर जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। देखिए, ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है ये सिसोदिया राजपूतों का गढ़ बताया गया है, और गंभीर और बेड़च नदियों के किनारे पर है। और काफ़ी सारे इसके निर्माण के लिए काफ़ी मत है। बताया गया है कि जो महाभारत महाकाव्य में जो भीम थे पांडव, उनके द्वारा इस किले का प्रारंभ करवाया गया। किले में एक बहुत बड़ा स्मारक है, जिसमें से कुछ तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया है। इसके अलावा किले के अंदर एक है विजय स्तंभ। यह महाराणा कुंभा ने मालवा के मुस्लिम शासक को हराकर के अपनी विजय के जश्न मनाने और उसे चिरस्थायी करने के उपलक्ष्य में 1440 ईस्वी में बनवाना शुरू करवाया था। विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया? तो महाराणा कुंभा के द्वारा। कब से इसको बनवाना शुरू किया? 1440 ईस्वी में, जो कि 8 वर्ष में निर्मित हुआ। 8 साल लगी इसको बनने में। और शिल्प कला का अद्भुत नमूना विजय स्तंभ लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। इस पर टोटल 9 मंजिलें हैं, जिनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति अलंकित है। सब इसके ऊपर जाने के लिए संकरी सीढ़ियों का रास्ता है, और ऊपर जाकर के बालकनी में पूरे शहर का विहंगम दृश्य देखा इसमें से जा सकता है। यानी कि इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने 1440 में। 8 साल इसको बनने में लगे, और ये जो लाल और सफ़ेद संगमरमर से, लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से मिलकर के बना है। इसमें टोटल 9 स्तंभ हैं, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियों का अंकन किया गया है। इसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। उसके बाद बात आती है कीर्ति स्तंभ की। यह एक विशाल स्तंभ है, जैन तीर्थंकर और महान शिक्षाविद आदिनाथ जी को समर्पित है। कीर्ति स्तंभ जो है वो जैन तीर्थंकर और महान शिक्षाविद आदिनाथ जी को समर्पित है। एक धनी जैन व्यापारी जीजा बघेरवाल तथा उसके पुत्र पुण्य सिंह ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था।
ये 24.5 मीटर ऊंचा हिंदू स्थापत्य शैली में बना विजय स्तंभ से भी पुराना है। ये 6 मंजिल स्तंभ पर जैन तीर्थंकरों की तथा ऊपरी मंजिलों में सैकड़ों लघु मूर्तियां शिल्पांकित है। बात कर रहे हैं कीर्ति स्तंभ की, तो कीर्ति स्तंभ जो है वो आदिनाथ जी को समर्पित है और ये एक जैन परिवार ने इसको बनवाया था। 13वीं शताब्दी में इसको बनवाना प्रारंभ करवाया था और 24.5 मीटर ऊंचा हिंदू स्थापत्य शैली से बना है ये कीर्ति स्तंभ, जो कि विजय स्तंभ से भी पुराना है। 6 मंजिलें इसमें, और इनके 6 मंजिलों पर तो जैन तीर्थंकरों की, और उसके बाद ऊपर की मंजिलों में छोटी छोटी मूर्तियाँ शिल्पांकित की गई हैं। इसके बाद बात करेंगे हम चित्तौड़ में भैंसरोडगढ़ की। यह भव्य आकर्षक किला 200 फुट ऊंची सपाट पहाड़ी की चोटी पर चंबल और ब्राह्मणी नदियों से घिरा हुआ है। भैंसरोडगढ़ जो है ये चंबल और ब्राह्मणी नदियों से घिरा हुआ है। इस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर के ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह भैंसरोडगढ़ को ही चुनेंगे। तो कर्नल जेम्स टोड ने यह किस किले के लिए कहा था कि यदि उसको एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह कौन से किले को ही चुनेंगे? तो यहाँ पे बात आती है भैंसरोडगढ़ की। इसके निर्माण के लिए कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ये 2री शताब्दी में निर्मित किया गया था। कई वंशों के अधीन ये रहा और ऐसी मान्यता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस किले पर हमला किया था। यहाँ के सभी पुराने मंदिर और इमारतों को नष्ट कर दिया था। वर्तमान में इस किले को शाही परिवार द्वारा एक शानदार हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है। 3 तरफ नदियों से घिरे और अरावली पर्वतमाला व घने जंगलों के बीच स्थित इस किले की खूबसूरती देश विदेशियों को बहुत आकर्षित करती है। इसी के साथ चित्तौड़ खत्म होता है और चित्तौड़ के बाद हम बात करते हैं दौसा की। तो दौसा में है चांद बावड़ी। तो यहाँ पे प्रश्न आता है चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में स्थित है। राजा चंद्र द्वारा स्थापित चांद बावड़ी है और जयपुर आगरा सड़क पर दौसा का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इसका असली नाम है आभा नगरी, परंतु आम बोलचाल की भाषा में इसको आभानेरी के नाम से जाना जाता है। पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ पर प्रत्येक वर्ष सितंबर-अक्टूबर में आभानेरी महोत्सव आयोजित किया जाता है, जो कि 2 दिन तक चलता है और पर्यटकों के मनोरंजन के लिए राजस्थानी खाना व लोक कलाओं द्वारा विभिन्न गीत व नृत्य के कार्यक्रम होते हैं। देखिए आभानेरी उत्सव जो है वो कब मनाया जाता है? पर्यटन विभाग द्वारा सितंबर-अक्टूबर में, और 2 दिन तक ही चलता है। और इसमें काफ़ी सारे कलाकारों द्वारा नृत्य गीत और नृत्य आदि के कार्यक्रम चलते हैं। राजस्थानी खाना आदि यहाँ पे मिलता है। उसके बाद आता है हर्षद माता मंदिर, जो कि आभानेरी में ही, चांद बावड़ी भी आभानेरी में ही है। दौसा से 33 किलोमीटर दूर चांद बावड़ी परिसर में ही स्थित यह मंदिर हर्षद माता को समर्पित है। हर्षद माता अर्थात उल्लास की देवी। ऐसी मान्यता है कि देवी हमेशा हंसमुख प्रतीत होती है और भक्तों को खुश रहने का आशीर्वाद देती है। नेक्स्ट है धौलपुर। धौलपुर ज़िले में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है वन विहार अभ्यारण्य। धौलपुर के शासकों के मनोरंजन के लिए यह अभ्यारण्य 24 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बनाया गया है। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में है। इस अभ्यारण्य में पर्यटकों और विशेषकर प्राकृतिक प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र है। और यहाँ पर कौन कौन से, इस वन में कौन कौन से जानवर ज़्यादा पाए जाते हैं? तो उसमें है सांभर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, भालू, हाइना, तेंदुआ आदि वन्य जीवों के साथ साथ विभिन्न वनस्पतियों का भी ये भंडार है। उसके बाद मंचकुंड धौलपुर। सूर्यवंशी सम्राट के 24वें शासक महाराजा मुचुकुंद के नाम पर इस प्राचीन और पवित्र स्थल का नाम रखा गया है मंचकुंड। शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थल भगवान राम से पहले 13वीं पीढ़ी तक राजा मुचुकुंद के शाही कार्यस्थल के रूप में रहा है। प्राचीन धार्मिक साहित्य के अनुसार राजा मुचुकुंद एक बार गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी दैत्य
कालयमन ने अचानक उसे उठा लिया, परंतु वह दैवीय आशीर्वाद से दैत्य जलकर भस्म हो गया। इसी कारण यह प्रसिद्ध पावन तीर्थ स्थल माना जाता है इसे। देखिए, ये जो मंचकुंड है ये राजा मुच्चुकुंद के नाम पर ये बनाया गया है, और ऐसी किंवदंती है, ऐसा कहा गया है कि राजा मुच्चुकुंद एक बार जब गहरी नींद में सो रहे थे तो एक दानव आया, एक दैत्य राक्षस जिसका नाम था कालयमन, और उसने उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन दैवीय आशीर्वाद के कारण वो दैत्य जल करके भस्म हो गया, और इस वजह से इस स्थान को पावन पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। चलिए बताइए, तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? तीर्थों का भांजा, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके देना है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम इसी में ही, धौलपुर में ही, तालाब ए शाही। सन 1617 ईस्वी में यह तालाब ए शाही के नाम से मशहूर एक खूबसूरत झील शाहजादे शाहजहाँ के लिए शिकारगाह के रूप में बनवाई गई थी। तालाब ए शाही धौलपुर से 27 किलोमीटर दूर और बावड़ी से 5 किलोमीटर की दूर, बाड़ी धौलपुर बाड़ी से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। यह झील राजस्थान की खूबसूरत झीलों में से एक है। यहाँ सर्दी के मौसम में कई प्रकार के प्रवासी पक्षी अपने घोंसले बनाने के लिए आते हैं। इनमें से हैं पिंटेल, रेड कस्टर्ड पोच, और बतख और कबूतर। ये सारे पक्षी जो हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 1617 ईस्वी में ये जो झील है इसका निर्माण करवाया गया था शहजादे शाहजहाँ के लिए शिकारगाह के रूप में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डूंगरपुर और हनुमानगढ़, जयपुर, इन सब की बात करेंगे। तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल पर ज़रूर विजिट करते रहें। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।